नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक पुरानी कहावत है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये तमाम चीज़ों को चरितार्थ कर रही हैं बिहार शरीफ की डॉक्टर अचला वर्मा। अश्वनी कॉस्मेटिक हॉस्पिटल की संचालिका हैं। बहुत कुछ है बोलने के लिए, समझने के लिए, कैसे एक लंबी उड़ान इन्होंने, जो एक छलांग करते हैं हम लोग कि एक बड़े स्कूल से पढ़ना, फिर बाहर आपने पढ़ाई की, महानगरों में पढ़ाई की, बहुत ऑप्शंस थे, बावजूद इसके नालंदा की मिट्टी को ही चुना। फादर डॉक्टर अश्वनी कुमार काफ़ी बढ़िया ENT स्पेशलिस्ट हैं और नालंदा के बिहार में उनकी एक अलग पहचान है। बावजूद एक अलग चीज़ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो होती है, जिसमें खूबसूरत होना हर कोई की ख्वाहिश होती है, बेटियों को नया शक्ल देती हैं, खूबसूरती देती हैं, तमाम चीज़ें हैं। क्या कुछ है, आज उन्हीं से बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर अचला वर्मा का बहुत स्वागत करते हैं हम अपने साथ स्टूडियो में। सवाल वही है, बहुत अच्छी उड़ान, आप एक जो छलांग कहा जाता है, बेटियों की जो छलांग होती है, हमेशा अब लड़कों पर भारी पड़ रहा है। तमाम चीज़ें हैं, एक संघर्ष की कहानी तो इसको नहीं कहेंगे, मगर हाँ, आपके पास जो ऑप्शन रहा, अगर चाहती तो महानगर में आप अपने क्लिनिक को इस्टेब्लिश कर सकती थी। पूरी फैमिली, हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, ससुर भी डॉक्टर हैं, सास भी डॉक्टर हैं, पिता भी डॉक्टर हैं। उस बीच में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आना एक बहुत बड़ा फैसला रहा होगा, क्योंकि बिहार शरीफ जैसे शहरों में तमाम चीज़ें इतनी आसान नहीं होती है। तो पहले तो हम वो जानना चाहेंगे कि नालंदा को क्यों चुना, और दूसरा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री क्यों। नालंदा, मैं यहाँ बड़ी हुई हूँ, यहाँ की गलियों में हर जगह मेरी यादें जुड़ी हैं, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ हमेशा ही कुछ करना चाहती थी। एंड यहीं मेरी शादी भी हुई है। तो आप मुझे यहाँ से सब कुछ मिला है, इज्जत, प्यार, पैसा, सब कुछ। तो कहीं और पहले कैसे चुनती। तो आपने नालंदा को चुना। बिल्कुल, नालंदा में बिहार शरीफ को चुना। ये जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, जिसके बारे में बहुत आसानी से लोग नहीं समझ पाते हैं, पहले तो इस इंडस्ट्री के बारे में बताएं और फिर आपने क्यों इसको ऑप्ट किया। एक्चुअली जब मैं यहाँ, मेरी प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के टाइम पे मैं जब यहाँ आई थी, तो कुछ सुविधा नहीं थी। आप कहीं, कोरोना का टाइम भी था और पटना में भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो कुछ आप कराना भी चाहो तो कुछ था नहीं। तो फिर लगा कि यहीं पे इसकी शुरुआत होनी चाहिए। तब मैं अपोलो में ही काम कर रही थी। फिर जब मैं अपोलो में काम कर रही थी, उस टाइम पर हेड नेक सर्जरी में, बहुत कैंसर के पेशेंट्स में हम लोग ग्राफ्ट अगर जहाँ से लॉस हुआ है वहाँ पर बनाते हैं, लेकिन उन सब का दाग रह जाता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 100% दाग चला जाएगा, लेकिन कोई इतना खर्च कर रहा है, उसके बाद चेहरे पे जो दाग रहता है, तो वो हमेशा उसको वो रिमाइंड कराता है कि मेरे साथ ये हुआ, या कोई एक्सीडेंट हुआ, उसका दाग रह गया। तो दाग आप जितनी बार लोग चेहरे को देखते हैं, उतनी बार उनको वो रिमाइंड कराता है। एक तरीके से मेंटल स्ट्रेस को कम करती होंगी आप लोग। हाँ, तो ये मुझे लगता था कि इसके लिए कुछ होना चाहिए, और क्या काम हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर रिसर्च हुआ, बाकी प्लास्टिक सर्जन, इन सब से सीखा कि हाँ, क्या क्या टेक्नोलॉजी है जो यूज़ होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पता चला कि वो सारी टेक्नोलॉजी बहुत सारी तो मेरे फादर ने बिहार शरीफ में बहुत पहले लगा रखी थी, लेकिन उनके पास वक्त नहीं था, तो वो इस चीज़ को आगे नहीं, क्योंकि उनको खुद के काम से ही फुर्सत नहीं होती थी। तो मुझे सबसे पहले लगा फ्रैक्शनल CO2 का क्या क्या यूज़ है, ये सब की जाए। प्लस पील्स वगैरह मैंने देखा, बहुत, ये सब बहुत सिंपल छोटी सी चीज़ें हैं। फेशियल प्लास्टिक सर्जरी की बहुत, जो लोग ENT का एक ब्रांच है, फेशियल प्लास्टिक्स भी उसमें होता है, उसका एक छोटा सा एक हिस्सा है स्किन, कि आप CO2 लेज़र कर रहे हो तो दाग कैसे हटाओगे, ये बहुत छोटे सा पार्ट है। तो वो भी यहाँ पर नहीं हो रहा था, तो मुझे लगा यहाँ पर होना चाहिए। फिर जब इस इंडस्ट्री में घुसती चली गई तो 2021 में, अगर मुझे याद होगा, 2021 में आपने शुरू किया था अश्वनी कॉस्मेटिक हॉस्पिटल। हाँ, नहीं, बट इसकी शुरुआत मैंने बहुत पहले करी थी। उसके बहुत पहले ही से ही, MBBS के टाइम से ही मुझे इसमें इंटरेस्ट भी था। तो जहाँ जहाँ पे मुझे जब भी मौका मिला, मैंने इसमें सीखना शुरू किया। जहाँ इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स होती रही, वहाँ राइनोप्लास्टी के लिए मैं जर्मनी गई, डॉक्टर वुल्फगैंग गुबिश के पास, जो कि वर्ल्ड में सबसे अच्छे राइनोप्लास्टी, शायद आपने वो एक ऑर्गेनाइज किया था मेरे ख्याल से। हाँ, तो यहाँ पे राइनोप्लास्टी की सुविधा भी नहीं उपलब्ध थी। तो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए हमने अभी पटना वाले सेंटर पे एक वर्कशॉप भी अरेंज किया। डॉक्टर विकास कुलकर्णी सर, वो भी उन्हीं के यहाँ से सीख के आए हैं। वो करीब 15-16 साल पहले गए थे। जिस चीज़ की बात की जा रही है वो है क्या?
देखिए, राइनोप्लास्टी होता है क्या? प्लास्टिक सर्जरी नाक का। नाक को। तो नाक सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए नहीं होता है, उसका एक फंक्शन भी होता है। आप उससे सांस लेते हैं, खाने का स्वाद आता है, सुगंध आता है ना, और दिखने में भी खूबसूरत लगता है। तो ये नहीं है कि राइनोप्लास्टी सिर्फ खूबसूरत नाक को खूबसूरत करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए ऐसी राइनोप्लास्टी की जिससे नाक खूबसूरत हो गया लेकिन आपका नाक बंद रहता है या सांस नहीं आ रही है, तो क्या फायदा, है ना। तो वो जो वर्कशॉप हुआ पटना में कितने दिनों का था वो? ये 3 दिनों का वर्कशॉप था। इसमें सिखाया भी गया कि कैसे कैसे क्या किया जाता है। और जब मैं सर से पहली बार सिरसा में मिली थी एक और वर्कशॉप में, तभी मैंने डिसाइड किया था कि सर को तो पटना बुलाना है और यहाँ पर ऐसा वर्कशॉप बहुत बड़े नाम है मेरे ख्याल हाँ से। जी बिल्कुल। और सिर्फ नाम ही नहीं है, नाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सिखाना चाहते हैं। वो सिर्फ अपना नाम नहीं चाहते, वो सिखाना चाहते हैं। उनसे मिलेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि उनके अंदर वो गुरु का एसेंस है। जी, गुरु का एसेंस है। इतनी तकलीफ लेकर के वहाँ से यहाँ कर आना, लोगों को सिखाना। तो मैंने उनसे भी पूछा, सर क्या मोटिवेशन था कि आप इतना एफर्ट लेकर के, आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस है, क्यों? तब उन्होंने बोला कि उन्होंने जब शुरुआत करी थी तो 3-4 लोग गए थे इंडिया से डॉक्टर गुबिश के पास सीखने के लिए। तो वो अकेले 3-4 लोग तो पूरे इंडिया का उद्धार नहीं कर सकते। तो वो डिफरेंट जगह जा करके, आप लोग जैसे लोग को बैठा करके फिर तमाम चीजों को चाहते हैं कि वो सब कुछ वो हो। तो हमने ये ऑर्गेनाइज किया यहाँ पर एम्स पटना और PMCH NMCH जितने मतलब हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ से भी डॉक्टर्स आए थे देखने के लिए, सीखने के लिए। तो बिहार शिव से पटना में भी आपका एक क्लिनिक है जी, और अभी एक NCR में भी है जी। कैसे मैनेज कर पाती हैं फिर? हो जाता है क्योंकि काफी बिजी स्केड्यूल है। हाँ। तमाम चीजें हैं, बिहार शिव को भी देखना है, अपनी जमीन को भी देखना है, पटना भी है, फिर NCR में भी आपका है। हाँ। और जहाँ तक मुझे पता है कि आपकी जितनी भी इक्विपमेंट्स है वो सब बाहर की हैं और काफी कीमत होती है। हाँ, महंगी तो बहुत होती है, इसीलिए एक्सपेंसिव भी हो जाता है बहुत ज्यादा। ट्रीटमेंट्स भी, अभी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में क्या है, लोग डरते हैं लेजर से कि जल जाता है, ये हो जाता है, क्योंकि अगर लेजर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो उसकी सेफ्टी मार्जिन कम हो जाती है। और अगर आप सस्ते पे जाएंगे तो फिर आपको कॉम्प्लिकेशन होने लगेगा। अब डिवाइसेस ही इतनी महंगी होती है कि हम लोग चाह के भी बहुत कम प्राइस नहीं कर सकते हैं। अगर एक आम आदमी चाहे, अगर उनके साथ मतलब अगर एक मिडिल क्लास फैमिली चाहता है तो वो जब कॉस्मेटिक, या आप सुनता ही है कि कॉस्मेटिक हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं, खर्च बहुत लंबा होगा, ख्वाहिशें भी बहुत होती हैं, तमाम चीज़ों के बीच में भी आपने बहुत ही जो प्राइस है वो बहुत कम रखा है मेरे ख्याल से। देखिए, जो ट्रीटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं तो ये ग्लोबल लेवल पे आप देखिए तो वो उस लेवल का ट्रीटमेंट है। अभी जब हम लोग, मैं लास्ट ईयर जर्मनी गई थी, स्विट्जरलैंड गई थी, तो वहाँ पर सिर्फ फ्रैक्शनल CO2 का करीब 90,000 1 लाख रुपए लगता है। वो हम लोग तो हार्डली 15-20 हज़ार में कर देते हैं। अच्छा। लेकिन लेज़र की प्राइस भी तो है। लेज़र अगर आपका करोड़ों में है, उसका मेंटेनेंस भी देना है आपको, तो बाकी सारी चीज़ें, तो उसको कितना कम कर सकते हैं। बट स्टिल हमने कोशिश की है कि मिनिमम प्राइस पे जो मैक्सिमम दिया जा सके लोगों को वो किया है। और ये शौक की बात है कि अब मिडिल क्लास फैमिली, अब सब लोगों को इतनी लेज़र की तो ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है, मुझे इनफैक्ट होने लगा है। तो बेसिक स्किन केयर जो होता है लोगों को सबसे ज़्यादा, कि ट्रीटमेंट तो बाद की बात है, हमेशा एम्फेसिस ये रहता है कि पहले आप अपना डेली स्किन केयर रूटीन सुधारिए। डेली स्किन केयर रूटीन में हर स्किन टाइप के हिसाब से फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, ये तो मैंडेटरी है। हर एज में हर स्किन की एक अलग नीड होती है, वो कुछ एक्टिव्स आप दीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है, किसी को पिगमेंटेशन है, किसी को एक्ने है ना, बहुत तरीके, किसी को ऑयल स्किन है, ओपन पोर्स है, उस हिसाब से बड़े एड्स आते हैं टीवी पे, चैनल्स पे, आप देखते हैं बस फेयर एंड लवली लगाओ, गोरा हो जाओ, ये तमाम चीजें हैं। तो इसको किस तरीके से, मगर एक सच्चाई हम चाहते हैं कि आप बताएं लोगों को, ये जो क्रीम है या मॉइस्चराइजर है, मैं तो इनफैक्ट बहुत ज्यादा यूज नहीं करता, इसमें है क्या फिर? देखिए,
फेयर एंड लवली और मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन ये सारी चीज़ें जो भी ओवर द काउंटर मतलब कि आप जा कर के खरीद सकते हैं, उसके अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं होता है कि वो इतना इफेक्ट दे पाए कि कोई भी जा कर के खरीद ले। डुप्लीकेसी भी तो मार्केट में बहुत ज़्यादा है। वो सब तो बात की बातें हैं कि वो तो हर चीज़ में आपको आजकल मिलेगी, लेकिन आप कोई भी चीज़ जो बाहर मार्केट से खुद से खरीद के लगा सकते हैं उसके अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं। वो कुछ लोगों को फ़ायदा देगा, कुछ लोगों को नहीं देगा, लेकिन जब हम लोग देखते हैं और आपको एडवाइस करते हैं तो आपके स्किन टाइप, आपके स्किन प्रॉब्लम अंदर तक देखकर उस हिसाब से एडवाइस करते हैं। एक आम नागरिक को अगर डॉक्टर अर्शिला को बताना हो कि हाँ आप अपने स्किन को कैसे केयर कर सकते हैं हर दिन और तमाम चीज़ों को अगर नॉर्मल रूटीन से किया जाए तो फिर क्या क्या ज़रूरत पड़ता है? देखिए बेसिक बिल्कुल क्लियर है, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। अर्ली एज में है, 20s में है तो आप प्रोटेक्शन के लिए विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा एज अगर बढ़ गया, अप्रॉक्सीमेटली 30s में आ गए तो ग्रोथ फैक्टर सीरम्स हो गए, नाइसिनामाइड हो गया, या फिर रेटिनॉल्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इतना जब आप कर रहे हैं ना तो आपको बाकी सारी ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत भी बहुत कम पड़ेगी कि ये लेना है वो लेना है। आप इतने से मेंटेन करेंगे ना, अच्छी डाइट और एक्सरसाइज, लेकिन आप चेहरे पे ट्रीटमेंट करा रहे हैं और लाइफस्टाइल एकदम बेकार, तो वो कितना इफेक्टिव होगा? अच्छा, कभी आपके मन में ऐसा सवाल नहीं आया कि एक बड़े शहर में, महानगर में तमाम चीज़ें रही, आप फ्लोरिश कर सकती थी, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, एक मिट्टी का लगाव है, आप रिटर्न करना चाहती है, कभी मिसिंग फैक्टर नहीं लगता है कि हम बाहर रहे, फॉरेन गए, तमाम चीज़ें रही हैं, तो बिहार शरीफ में कितना एडजस्ट कर पाती हैं? मुझे सबसे अच्छी जगह यही लगती है। और जो लड़कियां जो इस इंडस्ट्री में आना चाहती हैं या जो युवा पीढ़ी आज जो भी दर्शक होंगे जो देख रहे होंगे इसमें, और उनका भी इंटरेस्ट भी बहुत बढ़ने वाला है मेरे ख्याल से, क्योंकि हर कोई चाहता है खूबसूरत हो जाए। देखिए मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी बड़ा अच्छा ठीक-ठाक लगूं। मुझे एज सच फर्क नहीं पड़ता किसी भी जगह का, क्योंकि मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड सब जगह पर ट्रैवल की, लेकिन आपको सुकून जो है ना आपको अपनी माँ के गोद में मिलता है, और मेरी दोनों माएँ यही हैं। तो मैं कहाँ जाऊँ? तो मैं सब जगह से जब काम करके आती हूँ और वापस जब मैं अपनी सास का चेहरा देखती हूँ और अपने माँ बाप चारों को देखती हूँ तो मुझे लगता है चलो सब मिल गया, अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आप वैसे समय में बहुत चीज़ों को समझ पाई जब बिहार शरीफ में, क्या पूरे बिहार में एक जो बंधन होता है बेड़ियों की बात की जाती है बेटियों के लिए, आज सब कुछ समाज में बदलाव का एक बयार है। क्या आपको लगता है कि बेटियां जितना फ्रीडम मिलना चाहिए अभी भी मिल रहा है और बेटियां बहुत उड़ान भर रही हैं? देखिए कोई भी लड़की अगर सक्सेसफुल होती है लाइफ में, उसके माँ बाप उसको पढ़ा लिखा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन अगर एक लड़की लाइफ में किसी भी मुकाम तक, मैंने जो कुछ भी हासिल किया थोड़ा बहुत जो भी, उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, आप लोग हो गए, जितने बिहार शरीफ से सब लोगों ने प्यार दिया, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है कहाँ आपकी शादी हुई है, वो सबसे बड़ा फैक्टर हुआ। आपके माँ बाप ने आपको लाख पढ़ा लिखा दिया, लेकिन आपकी जहाँ शादी हुई है वहां पे सपोर्ट सिस्टम जीरो है, ससुराल में सपोर्ट मिलना चाहिए, तो सब बेड़ा गर्क है। लेकिन मेरा नसीब बहुत अच्छा है कि मेरी सास डॉक्टर सुनीति सिन्हा, मेरे हस्बैंड अभिनव सिन्हा और मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर अरविंद, ये लोग इतने सपोर्टिव रहे शुरू से, और मेरी सास से अच्छी तो मुझे लगता है दुनिया में कोई इंसान हो ही नहीं सकता है। बस सब जगह पर अग्रीड। हाँ बस, ऐसा तो नहीं कोई दबाव आप डालती होंगी कि अग्रीड? अरे मुझे मांगने से पहले ही सब मिल जाता है। मैं क्या अग्रीड मांगू? मुझे अब कैसा लगता है? बेटियों के बारे में हम जानना चाहते हैं, जो बिहार की बेटियां हैं, हाँ। जो बहुत अच्छा कर रही हैं, अब आप एक खुद बेटी हैं और आपको क्या लगता है कि जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए वो एक्चुअल में है क्या? हाँ है, जो फ्रीडम मिलनी चाहिए लड़कियों को अब मिल रही है। बहुत पहले बहुत रिस्ट्रिक्शंस था, बट मेरे क्लिनिक में भी इतनी सारी लड़कियां आती हैं, वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेती हैं। बट जो मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि जो लोग अपने ऊपर खर्च करना चाहते हैं वो जनरली वर्किंग लड़कियां होती हैं या वर्किंग फीमेल्स होती हैं। जहां आप डिपेंडेंट हो जाते हो ना तो वहां पर दिक्कत होती है, वो लोग नहीं अपने ऊपर उतना खर्च कर पाते क्योंकि उनके पास लिमिटेशन, आपको इतना ही मिलेगा तो करेंगे। बट जब आप अपने पैरों पे खड़े होते हो और आपके पैसे खुद के होते हैं तो आप खुद डिसाइड कर, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, मैं वर्क जहाँ पर जा रही हूँ काम करने, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे यंग दिखना है,
तो ये वो लोग ज़्यादा कर पाते हैं। जब आप एनसीआर में जाते हैं तो वहाँ पर खर्च करने वाले दोनों तरह के लोग होते हैं। हाउसवाइफ्स भी होती हैं क्योंकि हस्बैंड बहुत अर्निंग है, तो वो लोग भी अपने ऊपर बहुत, बिकॉज सोसाइटी में मेंटेन करना है, क्लास सोसाइटी में जो लोग अर्निंग है वो भी खर्च करते हैं। बिहार शरीफ में जनरली कभी बिहार शरीफ में लगा नहीं कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, कितना इनकरेज करेंगे तमाम चीजों को? इतना मैं सोचती ही नहीं हूँ, जो मन करता कर देती हूँ, बाकी देखा जाएगा। बाकी देखा जाएगा। क्या होगा बहुत से बहुत लाइफ में, जो भी देख रहे हैं व्यूअर्स उनको भी, अगर मन में कोई इच्छा है तो उसको कर लेना चाहिए। क्या होगा बहुत से बहुत, फेल हो जाओगे, यही होगा ना भाई। लेकिन अगर करोगे ही नहीं तो वैसे ही फेल हो। वो एग्जैक्टली वही मोटिवेशनल लाइन में सुनना भी चाह रहा था और एक्सपेक्ट भी कर रहा था, क्योंकि अब जो एक मुकाम हासिल करना चाहिए आपने कर लिया, तमाम चीज़ें रही हैं। बिहार शरीफ में बहुत अच्छा कर रही हैं डॉक्टर अचला वर्मा, और अश्वनी कॉस्मेटिक इसी तरीके से आगे बढ़ता जाए, ऑल इंडिया आपकी ब्रांचेज हों, तमाम चीज़ें हों। एक संघर्ष की कहानी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़ा सेक्रीफाइस इसको आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ थी, मगर इन्होंने बिहार शरीफ को चुना। तमाम चीज़ें नहीं, अपनी मिट्टी से जुड़ाव, अपनी फैमिली के लिए, अपने इन-लॉज के लिए इतना समर्पण, और तमाम कोऑपरेटिव नेचर जो सबके रहे, उन चीज़ों के बीच से आप गुजर रही हैं, तो एक अच्छा आपका अनुभव भी रहा है। तो सार्थ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी एक अलग टॉपिक पे, तमाम चीज़ों पर, और चाहेंगे कि आप इसी तरीके से साथ से जुड़ें और डिफरेंट टॉपिक्स पे बच्चों को, या जो दर्शक हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनको आप मोटिवेट करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू सारे व्यूअर्स को।